चलो याद तो करके आए हो, बंद करो, चलो बोलना शुरू कर। तू साइटोलॉजी बोल दे पूरी, खड़ी हो, बता दे सारी चीजें सबको। कहां से स्टार्ट करूं? कोशिका की खोज से स्टार्ट कर, फिर आगे बोलते जा। बड़ा कर इसको थोड़ा, कमेंट्स को। और बस पूछ लो, मैं बता दूंगी। वसा का उपापचय कौन करता है? अभी तो कह रही थी कि कुछ भी पूछ लो आप, मैं बता दूंगी। क्या क्या हुआ? अच्छा, क्लास में हाथ खड़े करो, कौन कौन डरता है मेरे से? बताऊं क्या अभी तुम्हारे को मैं? दोबारा हाथ खड़े करो, कौन कौन डरता है? ऐसे डरते वरते कुछ नहीं हो तुम, है ना? तुम मेरे से नहीं डरते, बेसिकली तुम पढ़ने से डरते हो। बीपी सर से नहीं डरते तुम। जिस दिन तुम पढ़ के याद करके आने लग जाओगे ना, उस टाइम मेरे से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे को। तो बैठे बैठे बता दिया करो, मैं तो खड़े करके पूछना पसंद नहीं करता, शरीर कष्ट देने के लिए थोड़ी है ना? सुबह कुछ खा के आते हैं, दिन में कुछ खाते हैं, फिर ये खाना क्यों खा रहे हैं हम? खड़े होने के लिए। भगवान ने 84,000 योनियों में भटकने के बाद में मानव जीवन प्राप्त हुआ है, और ये खड़े होने के लिए बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे जवाब दिया करो तुम तो सब। हाँ, बोलना शुरू कर। वसा का उपापचय कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? राइबोसोम के अलावा? आर्यर, आर्यर करता है ना, लिखा है ना प्रोटीन संश्लेषण। तो फिर ऐसे क्यों देखने लग जाते हो? बैठ जा, चल बैठ जा, डरा मत कर, डरा मत कर, डरा मत कर, मेरे को पता है पढ़ती है तू। चलो कोई ना, आज इतने दिनों बाद में मिले, पूछेंगे पूछेंगे नहीं। ओपन करो तुम तो। लास्ट टाइम पे केंद्र की बात कर रहे थे। केंद्र के अंदर लिखा था कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। कार्य के कार्य लिखा था, केंद्र का कार्य लिखा था। कार्य, केंद्र का कार्य नहीं लिखा? लिखो केंद्र का कार्य, लिखो केंद्र का कार्य। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग भाई सबको। लिखो केंद्र का कार्य। पहला कार्य लिखो, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। आनुवंशिक सूचनाओं को, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। केंद्र के अंदर ही डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल जितना पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका विभाजन आपने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा ही होगा। कोशिका विभाजन के अंदर पढ़ा होगा आपने कि पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। बताइए आपको। तो पहले केंद्र का विभाजन होगा तो केंद्र के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होगा। तो मेन काम तो केंद्र का ही है। दूसरा कार्य लिखो, कोशिका का नियंत्रण करना। दूसरा कार्य लिखोगे, कोशिका का नियंत्रण करना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का नियंत्रण कक्ष बोलते हैं। कोशिका का नियंत्रण करना। किसका नियंत्रण करना? कोशिका का नियंत्रण करना। ठीक है, दिक्कत यहां तक? ये दो मेन कार्य है, याद रख लेना, इतना काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के। क्रोमेटिन पदार्थ पढ़ा था अपन ने। क्रोमेटिन पदार्थ हमने कहा था डीएनए आरएनए स्टोन तो नो स्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जब तक कोशिका विभाजन नहीं होता है तब तक क्रोमेटिन पदार्थ या जेनेटिक मेटेरियल होता है वो
गुच्छों के रूप में पाया जाता है, मतलब फैला हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही कोशिका को विभाजन करना होता है, ये क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होता है, कंडेंस होता है और निर्माण करता है गुणसूत्रों का। किसका निर्माण करेगा? गुणसूत्रों का निर्माण करेगा। लिखो ये बात नोट डाल के। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर मोटे धागे सदृश संरचनाओं में बदल जाता है। मोटे धागे सदृश संरचनाओं में बदल जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। जिसे गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र बनने के बाद में ही विभाजन का कार्य होगा, उससे पहले हो नहीं सकता। हेडिंग डालो, विभिन्न पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या। हेडिंग डालेंगे विभिन्न पशुओं में कुल गुणसूत्रों की संख्या। विभिन्न पशुओं में कुल गुणसूत्रों की संख्या। देखो इधर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा था हमारे से। पहला पूछा था कि गाय के अंदर कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। दूसरे क्वेश्चन पूछा था गाय में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी पाई जाती है। जोड़ी का मतलब दो गुणसूत्र। क्लियर? विभिन्न पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सुअर के अंदर और बिल्ली के अंदर। सुअर और बिल्ली के अंदर पाए जाते हैं 38। फिर आते हो आप मानव, मानव के अंदर कितने होते हैं। उसके बाद में आती है भैंस। भैंस हमारे पास में दो प्रकार की है, दलदलीय और नदीय। दलदली में कितने होंगे और इसमें 48। कहां पर बोलते हैं? जोधपुर के अंदर, नागौर के अंदर, भेड़। इसके बाद में बात करते हैं गाय और बकरी। इसके अंदर मिलेंगे, गधे के अंदर कितना है 62। खच्चर के अंदर, घोड़े के अंदर, ऊंट के अंदर, मुर्गी के अंदर, कुत्ते के अंदर और टर्की के अंदर। मुर्गी की बड़ी बहन होती है टर्की। मुर्गी थोड़ी साइज में बड़ी होती है। इसके अंदर कितने पाए जाते हैं? एक बुक में दे रखा है इसलिए लिख दिया, बाकी आपसे इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना। दलदली और नदी भैंस की अगर बात करते हैं तो भैंस की दो प्रजातियां हमारे पास में, नदी भैंस और दलदली भैंस। भारत के अंदर कौन सी पाई जाती है? नदी वाली। भारत के अंदर नदियां ज्यादा पाई जाती है, दलदल नहीं पाया जाता। जिसके अंदर कौन सा रहते हैं? तो अगर मान ले सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या दोगे? दिक्कत यहां तक है क्या? आप यहाँ पर पूरे के पूरे जहां पर भी आपने नाम देखा वहां पर देखो ना, गणित पढ़ी है बचपन के अंदर, सम और विषम संख्याएं पढ़ी है। सम संख्याएं कौन सी होती है? जिनमें दो का भाग चला जाता है। इनके अंदर से देख के बताओ किसके अंदर दो का भाग नहीं जा रहा? खच्चर के अंदर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि गुणसूत्र कितने हैं? 63 है। यहाँ पर बात कर रहे हैं खच्चर की। खच्चर के अंदर गुणसूत्र कितने हैं? क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है क्या? है?
गलत ये स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन है, प्रजातीय संकरण है ना। क्रॉस ब्रीडिंग और प्रजातीय संकरण में फर्क क्या है? प्रजातीय संकरण या स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में संकरण करवाया जाता है। गधा अलग स्पीसीज का, घोड़ा अलग स्पीसीज का, दोनों के बीच में संकरण करवा दिया, ठीक है। गाय के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं अपन, गाय के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग यानी स्पीसीज तो एक ही है लेकिन ब्रीड्स कितनी है? दो। जैसे करण स्विस, करण फ्रीज, है ना। तो दो नस्लों के बीच में अगर करवा रहे हो वो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगी, लेकिन अगर दो स्पीसीज के बीच में करवा रहे हो तो, ठीक है ना। एक मूवी देखी तो विजय देवगोंडा की मूवी आई थी लाइगर, आई थी, हाँ लड़के तो देखे होंगे। उन्होंने लिखा लाइगर, है ना, और साथ में एक टैगलाइन लिखी रहती है क्रॉस ब्रीड साला, है ना। जैसे गदर नीचे लिखा रहता है प्रेम कथा, वैसे लाइगर के नीचे लिखा था क्रॉस ब्रीड साला लिखा था। लेकिन डायरेक्टर साहब ने वेटनरी थोड़ी पढ़ी है उन्होंने। लाइगर जो बेसिकली बनता है वो लोयन और टाइग्रेस, लोयन अलग प्रजाति का, टाइग्रेस अलग प्रजाति की। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है। गलत लिखा उन्होंने यार। क्यों गलत लिखा? क्योंकि वेटनरी नहीं पढ़ी उन्होंने, जेनेटिक्स नहीं पढ़ी उन्होंने। चलो अब देखो, खच्चर की अगर बात करते हैं तो खच्चर स्टेराइल होता है। स्टेराइल यानी नपुंसक, बच्चे पैदा नहीं कर सकता ये। क्यों नहीं कर सकता? चलो, विषम संख्या होने की वजह से, कारण समझो विषम संख्या क्या दिक्कत कर रही है। गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 60 है। शुक्राणु और अंडाणु की अगर बात करते हैं, शुक्राणु के अंदर 30, अंडाणु के अंदर, दोनों में निषेचन हुआ, बन गए, ऐसा ही होता है। मानव के अंदर 46, 23 शुक्राणु में, 23 अंडाणु के अंदर, जायगोट बन गया वापिस से 46। खच्चर के साथ में प्रॉब्लम यह है कि 63 है। 63 का आधा कितना होता है? इसीलिए गणित नहीं लिया अपन ने, इसीलिए नहीं लिया। कितने? 31.5। कितना है? इस साढ़े वाला सिस्टम प्रकृति के अंदर चलता नहीं है वाला, या तो पूरे होंगे या होंगे ही नहीं। तो 31.5, अगर इसमें शुक्राणु बनते तो 31.5 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु बनते तो 31.5 गुणसूत्र होते, तब जाके 63 बनते। तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि साढ़े वाला सिस्टम चल सके, इसीलिए ये क्या रहेगा? स्ट्राइल रहेगा। हमारे से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खच्चर, इसको बोलते हैं म्यूल, किसके संकरण से बनता है? मेयर और किससे? डंकी। एक नाम आता है हिन्नी, हॉर्स और शी डंकी। शी डंकी मतलब गधी। गधे को टर्मिनोलॉजी के अंदर जैक बोलते हैं और गधी को जेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा है हिंदी में गुणसूत्र कितने होते हैं तो क्या बोलोगे? इसके अंदर भी कितने होंगे? सिर्फ नर और मादा ही तो चेंज हुए, है ना। 63 भी क्यों हुए? मेयर की अगर बात करते हैं तो अंडाणु आया, गधे से क्या आया? शुक्राणु। सही है। मेयर के अंदर, अंडाणु के अंदर गुणसूत्र कितने हैं? 64 है। कितने हैं? 32। गधे के अंदर कितने हैं? 62। 62 के आधा 31, दोनों मिलकर कितने हो गए? 63। तो ये तो पॉसिबल था, लेकिन 63 का आधा होना यहां पर पॉसिबल नहीं था, इसलिए दोनों हमेशा स्ट्राइल होंगे। खच्चर से खच्चर, हिन्नी से हिन्नी कभी पैदा नहीं होगी। अगर आपको खच्चर बनाना है तो हमेशा घोड़ी और गधे के बीच में संकरण करवाना पड़ेगा। हिन्नी अगर बनानी है आपको तो घोड़े और गधी के बीच में संकरण करवाना पड़ेगा। दिक्कत यहां तक नहीं? पहले गुणसूत्रों की संख्या लिखो।
अरे ये तो याद है आपको, बिना देखे भी लिख सकते हो ना, जेनेटिक्स में पढ़े है नहीं है? नहीं पढ़े अभी तक? लिखो चलो फिर तो देख कर ही लिखो तुम। एक्सटेंशन पढ़ ली ना बनना। 1 सितंबर से पशु गणना शुरू होने वाली है, 21वीं पशु गणना 1 सितंबर 2024। कब तक चलेगी? 31 दिसंबर 2024। फरवरी मार्च के अंदर डेटा का पब्लिकेशन आ जाएगा। पुराने डाटा नहीं चलेंगे, नए डाटा आ जाएंगे। समझ रहे हो? करेंगे याद, वो भी करेंगे। लिखो पहले। ध्यान रखना कुल गुणसूत्रों की संख्या है, अगर जोड़ी पूछी जाएगी तो जस्ट इसके आधे हो जाएंगे। लिख लिया? नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो, सिर्फ ये वाला। डंकी के आगे जैक और शी डंकी के आगे जेनेट जरूर लिख देना। डंकी को बोलते हैं जैक और शी डंकी को बोलते हैं जेनेट, है ना? एक तो गधा बोलो और एक बोलो जैक, है ना? एक तो कुत्ता बोलो और एक बोलो डॉग। कुत्ता बोलते हैं नीचे, डॉग बोलते हैं ऊपर। ठीक है, नीचे लाइन लिखो, दोनों ही स्ट्राइल या नपुंसक होते हैं। नीचे लाइन लिखो, दोनों ही, दोनों मतलब खच्चर और हिन्नी, दोनों ही स्ट्राइल या नपुंसक होते हैं। स्टेराइल या नपुंसक, स्ट्राइल या नपुंसक होते हैं, यानी कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर एक विटामिन ई आता है, नाम सुना विटामिन ई? विटामिन ई को टोकोफेरोल भी बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से सबसे ज्यादा जो रोग होता है वो है स्टेरिलिटी, बांझपन। बांझपन यानी बच्चे पैदा नहीं कर पाना। यहां पर नेचुरली हो गया। दिक्कत यहां तक? हेडिंग डालो गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्रों के प्रकार। कैसे हो महेंद्र सर? बहुत बहुत धन्यवाद आप। गुणसूत्रों के प्रकार, देखो इधर, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में सबसे पहले आते हैं कायिक गुणसूत्र, और दूसरे होते हैं
लैंगिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को सोमेटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। और इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। आपने देखा है कि जो गुणसूत्र जैसे हमारे अंदर अगर बात करते हैं तो हम बोलते हैं 23 जोड़े, है ना। 23 जोड़े को लिखते कैसे हैं? 22 प्लस एक्स एक्स या फिर 22 प्लस एक्स वाई, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर अगर बात करते हैं तो ये 22 वाले तो कौन से हैं, और ये एक्स एक्स और एक्स वाई कौन सा है? क्लियर है। कायिक गुणसूत्रों की अगर बात करते हैं तो ये कायिक कोशिकाओं में मिलेंगे, सोमेटिक सेल्स के अंदर, और ये डिप्लॉइड होंगे, द्विगुणित होंगे। डिप्लॉइड, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब 2n कंडीशन के अंदर रहेंगे। लैंगिक गुणसूत्रों की अगर बात करते हैं तो ये स्पर्म और ओवा के अंदर रहेंगे, और स्पर्म और ओवा के अंदर हमेशा कैसे रहेंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी अगुणित, अगुणित यानी कि एन कंडीशन के अंदर रहेंगे। क्लियर? दिक्कत यहां तक नहीं? लिंग निर्धारण के अंदर कैसे करते हैं आप जेनेटिक्स के अंदर पढ़ लोगे। क्लियर है। तो हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन स्पर्म और ओवा के अंदर सिर्फ 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। अपवाद स्वरूप शरीर के अंदर सिर्फ एकलौती कोशिका, स्पर्म हो चाहे ओवा हो, उनके अंदर अगुणित क्रोमोसोम, हैप्लॉइड क्रोमोसोम 23 गुणसूत्र मिलेंगे, जबकि शरीर की बाकी कोशिकाओं के अंदर कैसे मिलेंगे? द्विगुणित क्रोमोसोम मिलेंगे, 46 गुणसूत्र मिलेंगे हमारे को। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि सोमेटिक क्रोमोसोम कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम कौन से होते हैं, या फिर सेक्स क्रोमोसोम कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अगुणित कौन से होते हैं, ये हमारे से पूछा जाएगा। ऐसे कैसे उतारो? बनवारी जी कह रहे हैं ब्यूटी विटामिन, है ना, आपके अंदर है ब्यूटी विटामिन, जानवरों के अंदर नहीं होता है। जानवर प्राकृतिक रूप से सुंदर होते हैं। लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से। साइटोलॉजी पूरे बैच ने पढ़ी है, कल की डेट के अंदर साइटोलॉजी सबको याद होनी चाहिए पूरी की पूरी, ध्यान रखना इस बात का। जो याद करके नहीं आएगा वो क्लास से बाहर जाएगा। एक बार भी नो जॉइंट आपका इस्तेमाल हुआ, आप क्लास से बाहर गए, ध्यान रखना। और जो लिखा है उससे बाहर पूछूंगा नहीं। लिख लिया? साइटोलॉजी हमारी यहां पर होती है, खत्म। ध्यान रखना, कॉमन नेम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिका नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? अंतरंगाल, प्रोटीन फैक्ट्री, इंजन, शक्ति ग्रह, पुलिसकर्मी, आत्मघाती थैली, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछता है।
कार्य रिलेटेड क्वेश्चंस बुक्स में दे रखे हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया है, और जो कोई इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैंने आपको लिखवा दी है। वैज्ञानिकों का नाम मैंने सिर्फ कोशिका के अंदर जो हिस्ट्री थी उसी के अंदर लिखा है। कौन से वैज्ञानिक ने किस कोशिकांग की खोज करी है मैंने नहीं लिखवाया। जैसे राइबोसोम की खोज पेलाडे ने करी है, नहीं लिखवाया मैंने आपको। अगर पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन ऐसा, तो आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना भाई, वो देते हैं तो लिख लेना भाई तुम एक बार, जो थोड़ा सा आइडिया रहे। पूछ ले भाई राइबोसोम की खोज किसने करी, पेपर के अंदर दे रखा है पेलाडे दे रखा है, तो अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना वहां पर भी पेलाडे। ER के लिए कोई पूछे तो कुछ भी लिख लेना तुम, ठीक है ना। कोई नहीं पूछेगा लेकिन तुम्हारे से शिवालय वाले पूछेंगे, जो जवाब दे देना थोड़ा सा। दिक्कत यहां तक। साइटोलॉजी के बाद में पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। हेडिंग डालो हिस्टोलॉजी। हेडिंग डालोगे हिस्टोलॉजी जी। अरे यार देखा नहीं मैंने, कल 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 पक्का लिखो। हिस्टोलॉजी क्या होती है, लिखो पहली लाइन। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। सर अगर राइबोसोम बॉडी में प्रोटीन बनाता है तो बाहर से प्रोटीन क्यों लेते हैं। करण सैनी जी ने सवाल पूछा है कि सर जब राइबोसोम बॉडी के अंदर प्रोटीन बना सकता है तो हम बाहर से प्रोटीन क्यों खाते हैं। बात सही है कि नहीं है, सही है। बताओ क्यों नहीं, कारण बताओ। मात्रा कम होगी है ना। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल पढ़ेंगे बेसिकली। प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स के अंदर आवश्यक और अनावश्यक दो प्रकार होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनको आहार के साथ लेने की आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण शरीर के द्वारा नहीं किया जाता। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण शरीर के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो आवश्यक और अनावश्यक दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। तो आवश्यकता तो आपको पड़ेगी बाहर से लेने की, क्योंकि सारे के सारे अनावश्यक नहीं होते, आवश्यक भी होते हैं, तो आपको आहार के साथ लेने की आवश्यकता पड़ेगी। रूमिनेंट्स के अंदर आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 0 होती है। उसका कारण होता है कि रूमन में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा सभी अमीनो अम्लों का संश्लेषण कर दिया जाता है, ठीक है। राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उस प्रोटीन के द्वारा एंजाइम्स ही बनते हैं ज्यादातर। मैक्सिमम 99.99% उससे क्या बनाता है, एंजाइम्स। ऊर्जा उत्पादन में काम नहीं आते, वृद्धि विकास में काम नहीं आते। लेकिन अगर आपको ऊर्जा उत्पादन करना है प्रोटीन के द्वारा और वृद्धि और विकास करना है, मसल्स वगैरह का डेवलपमेंट करना है, तो आपको आहार के साथ में प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपको आहार के साथ में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर है, ठीक है। हिस्टोलॉजी पे आ जाते हैं। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। उत्तक शब्द किसने दिया था, और हिस्टोलॉजी शब्द लिखो। उत्तक शब्द बाइकाट, हिस्टोलॉजी शब्द मेयर। उत्तक के नीचे लिखोगे बाइकाट और हिस्टोलॉजी के लिए लिखोगे मेयर। उत्तक शब्द के लिए बाइकाट और हिस्टोलॉजी के लिए मेयर। दिक्कत यहां तक पढ़े हुए हैं सब ये। चलो आओ, हम बात करना चाह रहे हैं टिश्यू की, उत्तक की। क्वेश्चन है टिश्यू या उत्तक होता क्या है। कोशिकाओं का समूह। भाई कोशिकाओं के समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, उत्तक के समूह मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों के समूह मिलकर तंत्र का, और सारे तंत्र मिलकर। तो क्या ये लिख सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है, लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखे कि कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है तो हमारा पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर एक ही प्रकार के उत्तक से मिलकर बना होता है, नहीं। आगे वाली लाइन ये लिखूंगा कि उत्तक 6 प्रकार के होते हैं, है ना। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, कंकाली उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, है ना। तो फिर आपकी ये लाइन तो गलत हो गई कि कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। हुआ कि नहीं हुआ। फिर उत्तक क्या होता है, जिसकी कार्य और संरचना समान होती है।
तो उत्तक को जब डिफाइन करने की बारी आती है तो हम कहते हैं कार्य व संरचना में एक समान कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह तो है उत्तक, लेकिन उनकी संरचना, कोशिकाओं की संरचना है, वो कोशिकाओं की संरचना भी एक जैसी है और साथ ही साथ वो कोशिकाएं मिलकर एक जैसा कार्य भी करती हैं। उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। एक अंग के अंदर कई प्रकार के उत्तक हो सकते हैं क्योंकि एक अंग कई प्रकार के कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं अग्नाशय की, पेंक्रियास का नाम सुना है? अंतःस्रावी कार्य भी करता है और बहिःस्रावी कार्य भी करता है। अंतःस्रावी कार्य के अंदर वो हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, श्रावण करता है, इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगोन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया। बहिःस्रावी के रूप में पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस का श्रावण करता है। कार्य अलग अलग हो गए। तो जब कार्य अलग अलग है तो कोशिकाओं के समूह भी अलग अलग होंगे। तो कोशिकाओं का वो समूह जो संरचना के अंदर एक जैसा हो और जिसका कार्य भी एक जैसा हो, उन समूह को ही अपन क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। क्लियर है सबको? लिखो पहली लाइन। संरचना व कार्य में एक समान कोशिकाओं के समूह को, संरचना व कार्य में एक समान कोशिकाओं के समूह को, संरचना व कार्य में एक समान कोशिकाओं के समूह को, संरचना व कार्य में एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। संरचना व कार्य में एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। उत्तकों का वर्गीकरण। हेडिंग डालो, उत्तकों का वर्गीकरण। लिखो इसके अंदर, उत्तकों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। 6 श्रेणियों के अंदर सबसे पहले आता है उपकला उत्तक, दूसरे नंबर पे आता है संयोजी उत्तक, तीसरे नंबर पे आता है पेशीय उत्तक, चौथे नंबर पे आता है तंत्रिकीय उत्तक, पांचवें नंबर पे आता है कंकालीय उत्तक, और छठे नंबर पे आता है तरल संयोजी उत्तक। लिख लेना, आराम से टाइम देंगे तुम्हारे को। उपकला उत्तक को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पेशीय उत्तक को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तंत्रिकीय उत्तक को नर्वस टिश्यू कहते हैं। कंकालीय उत्तक को स्केलेटल टिश्यू कहते हैं और इसको बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब सुनो, यहां पर उत्तकों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है। ये अपन ने लिखा है, कई बुक्स के अंदर कहा है कि 5 श्रेणियां ही होती है। 5 श्रेणियों के अंदर तरल संयोजी उत्तक नहीं लिखता वो, है ना? वो तरल संयोजी उत्तक को किसके अंदर मान के चलता है? संयोजी उत्तक के अंदर ही मान के चलता है ना? तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई कितनी श्रेणियां होती है, 4, 5, 6, 7, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, संयोजी उत्तक के अंदर ही तरल संयोजी उत्तक पढ़ना है हमारे को। लेकिन तरल संयोजी उत्तक चूंकि लिक्विड फॉर्म के अंदर है, स्पेशली हमारे को ब्लड की बात करनी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन एक पूछा जाएगा यहाँ से, चाहे फिजियोलॉजी का हो चाहे एनाटॉमी का हो, इसलिए हम इसके बारे में अलग से ही बात करेंगे। क्लियर है? हमारे शरीर की बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार का होता है, ग्रंथिल उपकला और एक होती है आच्छादन उपकला, कवरिंग एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम बॉडी को कवर करने का कार्य करेगी, जितने भी ऑर्गन है उनको ऊपर से कवर करने का कार्य कौन करेगा? उपकला उत्तक। संयोजी उत्तक की अगर बात करते हैं तो संयोजी उत्तक के अंदर तंत्रिकाएं, कोशिकाएं और तंतु पाए जाते हैं।
तो बेसिकली बॉडी का जो मेन पार्ट रहेगा वो किसके द्वारा बना रहेगा? संयोजी ऊतकों के द्वारा। पेशी ऊतकों की अगर बात करते हैं तो शरीर की सारी मसल्स किसके द्वारा बनी रहेगी? पेशी ऊतकों के द्वारा। तंत्रिका ऊतक की अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा बना रहेगा? कंकाली ऊतकों की अगर बात करते हैं तो शरीर की सारी हड्डियां किसके द्वारा? कंकाली ऊतक के अंदर। और तरल संयोजी ऊतक के अंदर अपन बात करेंगे ब्लड की, प्लाज्मा की, लिम्फ की, ये सारी की सारी वो किसके अंदर आएगी? तरल संयोजी ऊतक के अंदर। क्लियर है? ठीक है, 6 के 6 पढ़ने हमारे को एक एक करके। ठीक है, ये कंकाली ऊतक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है इसकी आवश्यकता? क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पूरी की पूरी ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर बात करते हैं तो जहां पर हेडिंग डाली थी कपाल, कपाल है ना, कपाल से लेकर लास्ट में लाइन लिखी थी अपन ने जब ऑस्ट्रोलॉजी कंप्लीट करी थी कि मुर्गी के अंदर 169 अस्थियां पाई जाती है। कपाल से लेकर मुर्गी के अंदर 169 अस्थियां पाई जाती है। वो सारा का सारा पार्ट किसके अंदर आता है? कंकाली ऊतक के अंदर आता है। ध्यान रखना, कपाल से बोला है मैंने अस्थि और उपास्थि, अस्थि बनने की प्रक्रिया ओसिफिकेशन आती है, वो नहीं बोला यहाँ पर। कपाल से पढ़ा है एक एक बोन कौन कौन सी पाई जाती है, वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी? कंकाली ऊतक के अंदर। तो जिन्होंने पढ़ी है उनको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको हम एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अभी कंटिन्यूएशन के अंदर तो नहीं पढ़ेंगे अपन। क्लियर है? उतारो पहले 6 श्रेणियां और ए नंबर पे लिखोगे उपकला ऊतक। पहले 6 श्रेणियों के नाम लिखेंगे। दिक्कत है कोई? नहीं? क्या नाम है? विनोद। देख रहा है विनोद? किसमें आता है विनोद? किसमें आता है? हाँ, ये सारे पता रहते हैं तुम्हारे को। लिख लिया? ए नंबर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। अंतःकंकाल की उत्पत्ति किससे होती है? तीनों जनन स्तरों की अगर बात करते हैं तो तीनों जनन स्तरों का नाम बताओ। मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। जानते हो? हेडिंग डाली उपकला ऊतक। ए नंबर पे लिखा है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। सुनते जाओ, बाद में लिखोगे। अब उपकला ऊतक की अगर बात करते हैं तो तीनों जनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण उपकला ऊतक से होता है। कि जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर उपकला ऊतक बनेगा, उस उपकला ऊतक से ही एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होगा। बुक्स में उल्टा क्वेश्चन दे रखा है। बुक्स में दे रखा है कि उपकला ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उपरोक्त सभी। और आंसर दे रखा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन गलत। उपकला ऊतक से जनन स्तरों का निर्माण होता है, ना कि जनन स्तरों से उपकला ऊतक का निर्माण होता है। क्लियर है? तो उपरोक्त सभी क्यों देना पड़ा? क्योंकि सभी का निर्माण किससे हो रहा है? उपकला ऊतक से।
क्लियर है। दूसरी बात, उपकला उत्तक की अगर बात करते हैं तो अंतःकोशिकीय स्थान, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये अनुपस्थित होता है, पाया ही नहीं जाता। मतलब समझो इसका, ये कोशिका, 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 ठीक है। कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तो इन कोशिकाओं के बीच में ये रिक्त स्थान भी पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं ये वाले रिक्त स्थान। ये वाले रिक्त स्थान उपकला उत्तक के अंदर, किसी भी उपकला उत्तक के अंदर नहीं पाए जाएंगे। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा, चार नाम दिए जाएंगे यहां से, ये चारों के चारों, और पूछा जाएगा अंतः कोशिकीय स्थान कौन से उत्तकों में अनुपस्थित होता है, आंसर क्या दोगे? ठीक है, दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक है। तीसरी बात सुनो, कोशिकाओं को आधार प्रदान करने के लिए आधारीय झिल्ली, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, पाई जाती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली बनी रहती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी होती है? की बनी होती है। आगे बात करेंगे, उपकला उत्तक के अंदर कोशिकाओं का एक स्तर भी पाया जाता है, नहीं, एक कोशिका, फिर उसके बाद में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। सिंगल कोशिकाओं की लेयर भी मिलेगी, स्तर भी मिलेगा हमारे को। अब सिंगल कोशिकाओं का स्तर है तो टूट सकती है आसानी से, अलग करना कोई मुश्किल काम है नहीं इनको, मतलब अलग करना मुश्किल काम है नहीं, तो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी यहाँ पर। इन कोशिकाओं के नीचे एक झिल्ली लगा दी भगवान ने, और इस झिल्ली को नाम दिया गया क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली। और ये बनी किसकी रहेगी? उपकला म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी रहेगी? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन का पाया जाना भी किसकी विशेषता है? और ये आधारीय झिल्ली बनी किसकी रहती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो उपकला उत्तक की अगर बात करते हैं तो तीनों जनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों किससे बने होते हैं? उपकला उत्तक से। अंतःकोशिकीय स्थान यानी कोशिकाओं के बीच में किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं होगा। जैसे कि आप बिल्कुल टाइट टाइट होकर बैठ जाओ, एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा भी गैप ना रहे, इस कंडीशन को बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट वाली कंडीशन। और कोशिकाओं को आधार प्रदान करने के लिए नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा झिल्ली पाई जाएगी, जिसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली किसकी बनी होगी? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। दिक्कत यहां तक है क्या? उपकला उत्तक के प्रकार की अगर बात करते हैं, प्रकार की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार के में सबसे पहले आता है हमारे पास में आच्छादन उपकला, और दूसरे नंबर पे आती है ग्रंथिल उपकला। इसको बोलते हैं कवरिंग एपिथेलियम, और इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आच्छादन से तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कवरिंग एपिथेलियम से समझ में आ रहा है कि कवर करने का कार्य करेगी। क्या करने का? कवर, कवर करने। जैसे मान लो कॉपी है आपके पास में, कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते हो, तो पेजों के ऊपर कवर चढ़ाते हो या ऊपर वाले गत्ते पे कवर चढ़ाते हो? बाहर की तरफ ही चढ़ाते हो, अंदर थोड़ी चढ़ाते हो। तो बेसिकली ये कवरिंग एपिथेलियम कवर करने का कार्य करेगी, अंगों के ऊपर पाई जाएगी, बॉडी कैविटीज के ऊपर पाई जाएगी। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन सी पाई जाती है, इसकी बात अपन आगे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं ग्रंथियां, ग्रंथियां दो प्रकार की, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। उन सबके अंदर भी कौन सा उत्तक पाया जाएगा? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक में भी कौन सा? ग्रंथिल उपकला। दोनों की डिटेल के अंदर बात करनी है हमारे को, ठीक है। तो उपकला उत्तक के प्रकार दो प्रकार के हैं, कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा,
एब्सेंट रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन या अधर झिल्ली पाई जाएगी जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होगी, और तीनों जनन स्तरों का निर्माण भी किससे होगा? उपकला ऊतक से। बनाओ, बिना बात किए लिखोगे।